कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दरवाजे पर खड़ी सुमित्रा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो नज़ारा जो अंगद और स्नेहा के साथ देखने की उनकी ख्वाहिश थी, वो अब उन्हें अपने ही बेटे और बहू के साथ नजर आ रहा था। उनका सर घूमने लगा था, उनकी धड़कनें भी जैसे रुकने को हो गई थी। वो अंगद और स्नेहा के साथ तो ये सब कुछ करना चाहती थी और उनको ये सब कुछ करते हुए ज़रा सा भी बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन ध्रुव और आभा के साथ ये सब होते हुए देख उनके हाथ पैर फूलने लगे थे। सुमित्रा जी जोरों से चिल्लाते हुए रोते हुए ध्रुव और आभा के पास आई और बोली, ये सब उस अंगद और स्नेहा की वजह से हुआ है। उन दोनों की वजह से आज मैंने अपने होने वाले पोते को खो दिया। उसकी वजह से मेरा होने वाला पोता अपनी माँ की कोख में मर गया। इस तरह की बातें बोलते हुए वो जोरों से अपना सीना पीट रही थी, लेकिन फिलहाल कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। ध्रुव आभा को संभालने में लगा हुआ था और अब शारदा जी भी जल्दी से एक चादर लेकर ध्रुव और आभा के पास आई और उन्होंने आभा पर वो चादर लपेटते हुए ध्रुव की तरफ देखकर कहा, हमें जल्दी से आभा को हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। ध्रुव ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और दूसरे ही पल वो दोनों आभा को लेकर रूम से बाहर निकलने लगे, लेकिन सुमित्रा जी ने तुरंत शारदा जी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, तुम मेरे बच्चों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे बच्चों की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, तो मैं तुम्हें अपने बच्चों के साथ कैसे रहने दे सकती हूँ। तुम लोगों की वजह से हमारी सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई। शारदा जी ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, अपना बकवास बंद करो सुमित्रा, तुम्हारे रोकने से मैं नहीं रुक जाऊंगी। फिलहाल मुझे अपने बच्ची को संभालना है। अगर उसे नहीं संभालना होता तो मैं तुम्हें तुम्हारी बातों का जवाब अच्छे से देती, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। पहले मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, उनके बाद कोई दूसरा। ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर निकले। पिया भी हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी और किशोर जी और धीरज जी भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन आभा की वजह से वो लोग ध्रुव और आभा के पास नहीं आ रहे थे। शारदा जी उनके साथ एक गाड़ी में बैठी और फिर दूसरी गाड़ी में धीरज जी, किशोर जी और पिया भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। सुमित्रा जी अभी भी वहां पर मौजूद थी और अब उन्होंने अपने हाथ इधर उधर चलाने शुरू कर दिए थे। कभी वो बेडशीट को खींच रही थी तो कभी बिस्तर पर रखे हुए तकिया इधर उधर फेंक रही थी। उन्होंने साइड टेबल पर रखे हुए कांच के वास भी नीचे गिरा दिया और जोरों से चिल्लाते हुए बोली, स्नेहा स्नेहा स्नेहा, हद से ज़्यादा मनहूस हो तुम्हारी मनहूसियत पूरे मित्तल मेंशन में फैल गई है। जो चीज़ तुम्हारे साथ होनी चाहिए थी वो तुम्हारे साथ नहीं, मेरी अपनी बहू के साथ हो गई। मेरी बहू ने गलती से वो चाय। ये बोलते बोलते वो कुछ पलों के लिए चुप हुई और फिर और भी ज़्यादा जोरों से चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का वजूद भी पूरी तरह से इस दुनिया से मिटा दूंगी। तुम्हारी वजह से बरसों बाद मेरे घर में जो खुशियाँ आ रही थी वो आने से पहले ही चली गई, बर्बाद हो गई। मैं नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए अब भी वो जोरों से चिल्ला रही थी। घर में खड़े एक दो सर्वेंट ये सब नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि बाकी सब सर्वेंट तो सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी सुमित्रा जी को कुछ कहने की या फिर किसी को फ़ोन करके सुमित्रा जी के बारे में बताने की। उनकी बातों का मतलब उन सर्वेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और शारदा जी आभा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर ने तुरंत उसका ट्रीटमेंट किया। उसका बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। ध्रुव का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। शारदा जी खुद भी बहुत बुरी तरह से रो रही थी। पिया जो उन दोनों को देख रही थी वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उन दोनों को कैसे संभाले, क्योंकि धीरज जी और किशोर जी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आभा को संभालने में आने वाली थी। ऐसे में पिया को और कुछ समझ नहीं आया और उसने अब तुरंत अंगद को कॉल लगा दिया। अंगद और स्नेहा जो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने आशियाने में पहुंचे थे। स्नेहा अपने कपड़े चेंज कर रही थी और अंगद ने संगम को आराम से बिस्तर पर सुला दिया था। अब वो अपने रूम में एंटर करने ही वाला था कि उसके फ़ोन पर पिया का कॉल आया। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कॉल रिसीव किया और सामने से पिया ने जो कहा उसके बाद अंगद के चेहरे का भी रंग उड़ गया था। एक ही शख्स का नाम और ख्याल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था और वो शख्स कोई और नहीं सुमित्रा जी ही थी। पर फिलहाल वो पिया से बात करते हुए जल्दी से बोला,
तुम फिक्र मत करो बच्चा, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, तुम रोना बिल्कुल भी नहीं, मैं बस अभी वहाँ पर आकर सब कुछ संभालता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। तभी स्नेहा उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ अंगद जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? स्नेहा का सवाल सुनकर अंगद और भी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस हालत में स्नेहा थी ऐसे में उसे इन सब चीज़ों के बारे में बताया नहीं जा सकता था, और स्नेहा से ये छुपाना भी अंगद के लिए आसान नहीं था। पर वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए हल्का सा मुस्कुराकर बोला, एक्चुअली मेरे एक क्लाइंट की बीबी की तबीयत खराब हो गई है जान, तो मुझे उनके पास जाना होगा। स्नेहा जल्दी से बोली, लेकिन ऐसे कैसे अंगद जी, मतलब वो ठीक तो है ना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, मैं बस थोड़ी देर में आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम एक काम करो, दरवाज़ा अंदर से लॉक करो, मैं प्रेरणा को कॉल कर देता हूँ, वो 15-20 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। तभी तुम दरवाज़ा खोलना और अपना ख्याल रखना, मैं बार बार तुम्हें कॉल करता रहूँगा। स्नेहा का मन तो नहीं कर रहा था कि अंगद उससे दूर जाए, लेकिन फिलहाल किसी को उसकी ज़रूरत है ये सोचकर उसने बस अपना चेहरा हाँ में हिला दिया, और अब अंगद वहाँ से निकल गया था। निकलते ही उसने प्रेरणा को कॉल कर दिया था ताकि प्रेरणा जल्दी से जल्दी आसियाना आ जाए। स्नेहा ने भी दरवाज़ा बंद कर दिया था और आकर संगम के साथ लेट गई थी। अंगद के बिना नींद तो उसे बिल्कुल नहीं आने वाली थी, और ऊपर से उसे बेचैनी सी भी हो रही थी, तो वो अकेली बिल्कुल नहीं लेट सकती थी। इसलिए वो संगम के पास आ गई थी, और लगभग से 15 मिनट बाद ही प्रेरणा भी वहाँ पर पहुँच गई थी, जिसके बाद स्नेहा अब अपने रूम से वापस आ गई थी। पर फिर भी उसकी वो बेचैनी कम नहीं हुई थी, ऐसा लग रहा था उसे जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। पर वो खुद से अंगद को कॉल भी नहीं कर रही थी ताकि वो परेशान ना हो जाए, पर उसे अंगद की कॉल का बेसब्री से इंतज़ार था। वहीं दूसरी तरफ अंगद हॉस्पिटल पहुंच गया था, और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा ध्रुव के पास आते ही ध्रुव उसके सीने से लग गया था। बेशक से ध्रुव बड़ा था, लेकिन हमेशा अंगद ने ध्रुव को प्रोटेक्ट करके रखा था, और आज भी ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे हर एक बुरी नज़र से बचाना चाहता हो। ध्रुव को रोते हुए देख अंगद की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। तकरीबन 4 घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल। अंगद ध्रुव की तरफ देख रहा था, जो अब काफ़ी हद तक संभल गया था। तभी डॉक्टर भी वहां पर आए और ध्रुव की तरफ देखते हुए बोले, आपकी वाइफ को होश आ गया है। जैसे ही डॉक्टर ने कहा, ध्रुव की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। अपनी बात कहकर डॉक्टर वहां से चली गई थी, और अब अंगद ध्रुव के पास आया। उसने ध्रुव के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, एक लड़की सब कुछ हार जाती है जब उसका पति उसका साथ नहीं देता, उसे प्यार नहीं करता, और एक लड़की तब पूरी दुनिया जीत जाती है जब उसका पति उसे प्यार करे, उसे संभाले और उसका साथ दे। मैं जानता हूँ ऐसे मोमेंट पर आकर अपने बेबी को खो देना कितनी बड़ी तकलीफ देता है, लेकिन आप इस तकलीफ में अकेले नहीं हैं, आपके साथ आभा भाभी, और आपको अब खुद से ज़्यादा उन्हें संभालना होगा भाई। उसकी बात पर ध्रुव ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और आभा के वार्ड की तरफ बढ़ गया। तभी अंगद को रियलाइज हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा है। वो पीछे की तरफ घूमा जहाँ पर शारदा जी खड़ी थी। अंगद ने तुरंत अपनी नज़रों को झुकाया और अपनी आंखों को हल्का सा अपनी उंगली से मसलते हुए बोला, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए मॉम, आई मीन स्नेहा को मेरी ज़रूरत। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शारदा जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सामने चेयर पर बिठाया, और दूसरे ही पल अंगद उनके सीने से लग गया था। एक बार फिर से तनुश्री के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब जैसे अंगद की आंखों के सामने घूम रहा था। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही थी, तो वो कैसे ही तनुश्री को याद नहीं करता। बस यहाँ इतना फ़र्क था कि तनुश्री जहाँ इस दुनिया से चली गई थी, वहाँ आभा भी इस दुनिया में थी। संगम इस दुनिया का हिस्सा बना, और आभा और ध्रुव का होने वाला बेबी इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। शारदा जी उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोली, पता नहीं हमारे घर की खुशियों को किसकी नज़र लग गई है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। अगर वो इस दुनिया में होता तो हम लोगों के साथ इतना बुरा कभी नहीं होता। हमने तो कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, तो क्यों कोई हमारे साथ बुरा करेगा। उनकी बात सुनते हुए अंगद की आंखें, जो पहले आंसुओं से भरी हुई थी, अब वो गुस्से से एकदम लाल हो गई थी। वो शारदा जी से अलग हुआ और बोला,
भगवान तो इंसानों को इस दुनिया में भेजता है मॉम, लेकिन वो इंसान इस दुनिया में आकर खुद को हैवान समझने लगते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि हर बुराई का अंत होता है, और जब जब बुराई का अंत होता है तो बहुत भयानक होता है। उसकी बातों पर शारदा जी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। अंगद ने अब उनका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, आप आभा भाभी को संभाल लीजिएगा मॉम, अब मैं चलता हूँ, मुझे स्नेहा को भी संभालना है। डैड और चाचा जी दोनों को मैंने घर पर भेज दिया है और पिया भी उनके साथ है। वो लोग यहाँ पर रहेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम ही होगी, और वैसे भी हॉस्पिटल में इतने लोगों का रहना सही नहीं। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, वरना कल सुबह मैं आ ही जाऊँगा। उसकी बात पर शारदा जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अंगद अब वहाँ से बाहर की तरफ आ गया। बाहर आते ही वो गाड़ी में बैठा और फिर दूसरे ही पल उसकी गाड़ी मित्तल मेंशन के लिए निकल गई थी। अब तक सुबह के लगभग से 4 बज चुके थे। तकरीबन आधे घंटे बाद मित्तल मेंशन अंगद की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ आया। सब लोग अपने अपने रूम में थे और इस वक्त गहरी नींद में सोए हुए थे। बेशक से जो कुछ भी हुआ, लेकिन नींद तो नींद है, वो तो जब आएगी तो इंसान सोएगा ही। पर फिलहाल किसी और की नींदें यहाँ पर उड़ी हुई थी। अंगद ने सुमित्रा जी के रूम का दरवाज़ा खोला और बिस्तर की तरफ देखा, जहाँ पर सिर्फ किशोर जी सोए हुए थे। अंगद की आईब्रो हल्की सी ऊपर की तरफ उठ गई। वो सोच रहा था कि सुमित्रा जी कहाँ हो सकती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो वो आई ही नहीं थी। और फिर अचानक से ही उसे एक गिलास टूटने की आवाज़ आई तो उसके होश उड़ गए। उसने सामने ही देखा जहाँ पर एक रूम था। हालांकि अंगद और ध्रुव कभी भी घर पर ड्रिंक नहीं करते थे। अगर करते भी तो सिर्फ अपने रूम में करते थे, लेकिन फिर भी मित्तल मेंशन में अलग से एक रूम था जहाँ पर वाइन की बोतल और बाकी सब रखा हुआ था, ताकि कभी धीरज जी और किशोर जी का ड्रिंक करने का मन करे तो वो वहाँ पर जाकर कर सके, उन्हें घर से कहीं बाहर ना जाना पड़े। और अब वो सीधा उस रूम में आया। आते ही उसकी नज़रें सुमित्रा जी पर गई, जो वहाँ पर एक चेयर पर बैठी थी और नीचे गिरे हुए गिलास की तरफ देख रही थी। अब वो उस गिलास को देखकर बड़बड़ाते हुए बोली, जैसे तुम चकनाचूर हो रहे हो ना, वैसे ही मैं उस अंगद और उस नेहा के घमंड को चकनाचूर करूंगी, उन्हें अपने पैरों तले लेकर आऊंगी। ये बोलते बोलते वो एकदम चुप हो गई जब अंगद उनके सामने आकर खड़ा हुआ। जैसे ही उन्होंने अंगद को देखा, उनका चेहरा अब गुस्से से कांपने लगा था। वो दांत पीसते हुए बोली, तुम दोबारा यहाँ आ गए? अभी थोड़ी देर पहले तुम यहाँ आए थे और तुमने मेरी सारी खुशियों को बर्बाद कर दिया, और अब तुम दोबारा यहाँ आ गए। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठी और जैसे ही उन्होंने नीचे पैर रखा, कांच जो ऑलरेडी वहाँ पर बिखरा हुआ था वो उनके पैरों में चुभ गया। लेकिन वो अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि उन्हें अपना दर्द तो दिखाई ही नहीं दिया। उन्होंने सीधा अंगद का गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से से गरजते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंगद जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जैसे ही सुमित्रा जी ने उसके गिरेबान को कसकर पकड़ा, उसने तुरंत उनके हाथों पर अपना हाथ रखा और फिर एक झटके से उनका हाथ अपने गिरेबान से अलग कर नीचे की तरफ झटकाते हुए बोला, निस्ता और बुराई की भी एक हद होती है, लेकिन आपने तो वो हद भी पार कर दी है। पहले तो आप दूसरों के पीछे पड़ी हुई थी, दूसरों को बर्बाद करने पर तुली हुई थी, जबकि दूसरों का तो आपसे कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन फिर भी आप पैसों के लालच में अंधी हो चुकी थी। पर अब तो आपको अपने ही बच्चे दिखाई नहीं दिए। दूसरों का बुरा करने के चक्कर में आपने अपने बच्चों की खुशियों को आग लगा दी। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। अंगद की आंखों में अब अचानक से ही नमी भर गई थी। वो बेहद तकलीफ भरी आवाज में बोला, आपको क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? आभा भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ वो आप स्नेहा के साथ करने वाली थी ना। आज स्नेहा यहाँ पर आई तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी। आप मेरे और स्नेहा के बच्चे को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन उसे ख़त्म करने के चक्कर में आपने अपने ही होने वाले पोते या पोती की जान ले ली। वो खुशियाँ जो कितने सालों बाद ध्रुव भाई और आभा भाभी को नसीब हुई थी, आपने एक सेकंड में उनसे छीन ली। सुमित्रा जी कांपती हुई आवाज़ में बोली, हाँ किया मैंने ऐसा, गलती हो गई मुझसे। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि जिस चाय में मैंने दवा मिलाई है वो चाय स्नेहा पी भी रही है या नहीं। अंगद हैरानी से बोला, मतलब अभी भी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं कि आपकी वजह से क्या कुछ हो गया है? आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? मैं तो चलो आपको हमेशा से पसंद नहीं था, लेकिन हमारा बच्चा जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं,
उसने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो आप उसे इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म करना चाहती थी? सुमित्रा जी गुस्से से चिल्लाकर बोली, क्योंकि वो मेरे बच्चों का हक छीन लेता, मेरे ध्रुव और आभा के बच्चों की जगह ले लेता, उससे उसका सब कुछ छीन लेता, जैसे तुमने ध्रुव का सब कुछ छीन लिया। आप औरत है भी या नहीं? जैसे ही दरवाजे की तरफ से ये आवाज़ आई, अंगद और सुमित्रा जी दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे जहां पर पिया खड़ी थी और उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। पिया अब आगे की तरफ आई और सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, आप सच में मेरी माँ है ना, या फिर मैं एक ऐसी औरत को अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ जो माँ तो छोड़िए औरत कहलाने के भी लायक नहीं है, और औरत क्या, वो तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। बेशक से आप आभा भाभी को वो दवाइयाँ नहीं देना चाहती थी, लेकिन स्नेहा भाभी के लिए भी ये सब करते हुए आपके हाथ नहीं कांपे क्या? आप कैसे इतनी घटिया हो सकती हैं माँ? कैसे आप किसी बच्चे की जान अपने हाथों से ले सकती हैं? ये बोलते हुए पिया पूरी तरह से कांप रही थी। वो बेशक से अभी छोटी थी, लेकिन इस तकलीफ को वो बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसे देखकर अंगद ने तुरंत अब उसे अपने सीने से लगा लिया। पिया जल्दी से अंगद से अलग हुई और बोली, नहीं भाई, मुझे इनसे सवाल करने दीजिए, क्योंकि आज मैं चुप नहीं रह सकती। कितनी प्राउडली ये इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ, ये आपके और स्नेहा भाभी के बच्चे को ख़त्म करना चाहती थी। अभी भी इनकी आंखों में जरा सा भी गिल्ट नहीं है कि इनकी वजह से ध्रुव भाई और आभा भाभी ने क्या कुछ खो दिया। पिछले 5 साल से वो बच्चे के लिए तड़प रहे थे और भगवान ने अब जाकर उनकी गोद भरी थी, उन्हें खुशियाँ दी थी, और इनकी नफरत ने सब बर्बाद कर दिया। सुमित्रा जी अंगद की तरफ देखते हुए बोली, अब तुमने मेरी पिया को भी मेरे खिलाफ कर दिया। पिया गुस्से से गरजते हुए बोली, शट अप, यू जस्ट शट अप मिसेस सुमित्रा मित्तल। खबरदार, अगर अब आपने अपनी गलतियों का ठोकरा अंगद भाई के सिर पर डालने की कोशिश की तो। अरे जरा सिर भी शर्म लिहाज नहीं है आपके अंदर? इतना सब कुछ करने के बाद भी आप अंगद भाई को ब्लेम कर रही हैं। आप शर्म से डूबकर मर क्यों नहीं जाती? मुझे तो आप पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है मैं अपने हाथों से आपकी जान ले लूं। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी गुस्से से उसे देख रही थी। वो चिल्लाकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे नाम से बुलाया? ये बोलकर उन्होंने पिया पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन उनका हाथ पिया के गाल पर लगता उससे पहले ही अंगद ने बड़ी ही मजबूती से उनका हाथ कसकर पकड़ लिया था। सुमित्रा जी अब गुस्से से अंगद की तरफ देख रही थी और उससे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंगद ने उनकी कलाई को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे उनकी चूड़ियां भी उनकी कलाई में चुभ रही थी। अंगद गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोला, जब तक आप सिर्फ मेरे खिलाफ थी, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, तब तक मैं चुप था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि बात मेरे भाई बहनों पर आ गई है और मैं अपने लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन मेरे भाई बहनों की तरफ कोई नज़र उठाकर भी देखे, ये अंगद मित्तल बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। सुमित्रा जी गुस्से से चिल्लाकर बोली, तुम्हारी बहन नहीं है वो। जब तुम मित्तल खानदान के खून ही नहीं हो तो तुम्हारा मेरी बेटी से कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? वो सिर्फ मेरी बेटी है, और मैं अपनी बेटी पर हाथ उठाऊं या उसे जान से मार दूं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? उनकी बात सुनकर अंगद ने एक झटके से उनकी कलाई को नीचे छोड़ा और बोला, अगर ऐसी ही बात है तो अब आप पिया पर हाथ उठाकर देखिए। अगर भी इसी वक्त मैंने आपका हाथ तोड़कर आपके दूसरे हाथ में नहीं दे दिया तो मैं भी अंगद मित्तल नहीं। उसकी बातें सुनते हुए सुमित्रा जी गुस्से से कांप रही थी। धीरज जी और किशोर जी भी वहीं पर खड़े थे और सुमित्रा जी को देखकर उन दोनों के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और तकलीफ झलक रही थी। ये जानने के बाद कि सुमित्रा जी ध्रुव और आभा के तकलीफों का कारण है, उन्हें अब सुमित्रा जी से और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी। पिया सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा आपने कि अंगद भाई मेरे भाई नहीं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अंगद भाई सिर्फ मेरे भाई नहीं है, वो मेरे लिए मेरे माँ भी हैं और मेरे बाप भी। आपको पता है मॉम, आपकी इतनी गलतियों के बाद भी ना मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं आपसे कहूँगी कि आई हेट यू अ लॉट। लेकिन आज जो आपने किया है उसके बाद आप मेरी नज़रों में पूरी तरह से गिर गई हैं। बेशक से ये पूरा घर आपको माफ़ कर दे, लेकिन मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। और मुझे इतना भी यकीन है कि ध्रुव भाई भी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। बहुत लालच है ना आपको प्रॉपर्टी का, पैसों का। तो इतना सुन लीजिए मॉम कि जिसके लिए आप ये लालच दिखा रही हैं ना, उन्हें एक पैसा भी नहीं चाहिए।
ये सारा पैसा, ये सारी दौलत आप अपने ही हाथों में भरिए और कहीं दफ़ा हो जाइए। कम से कम इस घर के लोग शांति से तो रहेंगे, क्योंकि आपके होते हुए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाती हैं। मैंने आप जैसी घटिया इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। एक बार फिर मैं आपसे वही कहूँगी, आई हेट यू मॉम, आई हेट यू अ लॉट। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई और सुमित्रा जी उसकी तरफ देखती रह गईं। किशोर जी भी अब आगे आए और सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोले, दूसरों की खुशियों से जलकर तुमने अपने ही घर को आग लगा लिया सुमित्रा। जिन बच्चों के लिए तुम दूसरों के खिलाफ जा रही थी, उन्हें तकलीफ पहुंचा रही थी, आज वही बच्चे तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हैं। पिया ने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब बस ध्रुव का इंतज़ार है। और तुमने जो ध्रुव के साथ किया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहेगा। तुम्हारे बच्चे तुमसे नफरत करेंगे सुमित्रा। तुम शारदा भाभी के बारे में कहती थी ना कि वो माँ नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी घर की मालकिन बनकर बैठी हैं। उन्होंने इस घर को दिया ही क्या है, लेकिन तुम तो माँ बनकर भी माँ नहीं बन पाई सुमित्रा। तुम तो माँ छोड़ो, एक इंसान भी नहीं बन पाई। ये बोलकर वो भी वहाँ से चले गए और उनके पीछे पीछे ही धीरज जी भी जाते जाते वो एक नज़र अंगद को देख रहे थे और अंगद ने अपना चेहरा हल्का सा हाँ में हिलाया था। उनके जाने के बाद अब अंगद सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोला, इस बार मैं कोई फैसला नहीं लूँगा मिसेस सुमित्रा मित्तल, क्योंकि इस बार आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया। इस बार आपने अपने ही बच्चों को बर्बाद किया है, तो फैसला भी वही लेंगे। इंतज़ार है मुझे उस दिन का जिस दिन आभा भाभी इस घर में वापस आएंगी और वो खुद फैसला लेंगी कि उन्हें आपके साथ करना क्या है। सुमित्रा जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। अंगद वहां से जाने लगा। सुमित्रा जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कांपते हुए बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ध्रुव और आभा को ये सब नहीं बता सकते। अंगद ने उनसे अपना हाथ छुड़ाया और बोला, काश ये बात मैं उन्हें अभी इसी वक्त बता सकता, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी आभा भाभी बहुत तकलीफ में है। मैं उन्हें और तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जिस दिन वो थोड़ी सी भी ठीक होंगी ना, उस दिन उन्हें ये सच्चाई मैं खुद बताऊंगा। और शायद वो दिन आपका इस घर में आखिरी दिन होगा। इस घर की मालकिन बनने के चक्कर में आप खुद अपने बच्चों के हाथों इस घर से बाहर निकाल दी जाएंगी, वो भी धक्के मारकर। ये बोलकर अंगद वहां से चला गया और सुमित्रा जी वहीं पर खड़ी रह गईं। या वो और भी ज़्यादा बुरी तरह से कांप रही थीं। वो तुरंत बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मेरे ध्रुव को मुझसे नफरत नहीं होने दूंगी। मेरा ध्रुव बहुत प्यार करता है मुझसे। मैं उसकी माँ हूँ, उसके लिए ही तो मैंने ये सब किया है। तो वो मुझसे नफरत कैसे कर सकता है? नहीं, वो मुझसे नफरत बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं उसे ये सच्चाई कभी नहीं पता चलने दूंगी। ये बोलते हुए जैसे वो किसी पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। अब वो तुरंत अपने आंसुओं को साफ करते हुए बाहर की तरफ आई और फिर पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रात बीत गई थी। सुबह के लगभग से 6 बज गए थे और अब जाकर आभा को होश आया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, शारदा जी जो सामने सोफे पर बैठी थी और आभा की तरफ ही देख रही थी, वो तुरंत अपनी जगह से उठकर उसके पास आई। ध्रुव भी वहीं दूसरे सोफे पर बैठा था। फिलहाल उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो सोया नहीं हुआ था और अब वो भी आभा के पास आया। आभा कभी शारदा जी को देख रही थी तो कभी ध्रुव को। अब उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। शारदा जी ने उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में थामा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, कभी कभी किसी चीज़ के लिए सही वक्त नहीं होता है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं है। बस हमें सही वक्त का इंतज़ार करना होता है। उनकी बात सुनते हुए आभा की आंखों से आंसू बह गए थे। वो शारदा जी की बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी और अब उसने रोते हुए ही ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव भी तुरंत उसके पास स्टूल पर बैठा और उसका हाथ पकड़कर बोला, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम ठीक हो आभा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी इस बात पर आभा का रोना और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो रोते हुए बोली, लेकिन हमारे साथ ही क्यों हुआ ध्रुव? हमारे साथ ही ये सब क्यों? उसके इस सवाल का जवाब ना तो ध्रुव के पास था और ना ही शारदा जी के पास। और तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और सुमित्रा जी अंदर आई, जो पूरी तरह से बदहवास थी। उन्हें देखकर ही शारदा जी को बहुत अजीब लग रहा था। सुमित्रा जी अब आगे आई और शारदा जी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए बोली,
मेरी बहू का हाथ छोड़ो, मैं हूँ मेरी बहू को संभालने के लिए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आप यहाँ से जा सकती हैं। ध्रुव हैरानी से सुमित्रा जी की तरफ देख रहा था। वो तुरंत आगे आया और बोला, स्टॉप इट मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? अब तक तो आपको अपनी बहू का ख्याल नहीं था और अब आप अचानक से आई और बड़ी माँ को धक्का देने लगी। खबरदार, अगर आपने उनके साथ बदतमीजी की तो। ध्रुव की बात पर सुमित्रा जी अब जल्दी से उसके करीब हुई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम्हारी माँ मैं हूँ बेटा, तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी बीबी का ख्याल मैं रख सकती हूँ। तुम सिर्फ मेरे बेटे हो। ये बोलते हुए वो किसी पागल से कम नहीं लग रही थी और ध्रुव शारदा जी की तरफ देख रहा था। सुमित्रा जी की ऐसी हालत में देखकर शारदा जी को बुरा लग रहा था। अगर उन्हें पता होता कि आभा की इस हालत की जिम्मेदार सुमित्रा जी हैं तो शायद सिचुएशन और होती, लेकिन अभी उन्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने ध्रुव की तरफ देखते हुए इशारा किया तो ध्रुव शांत हो गया। सुमित्रा जी आभा के पास बैठी और बोली, कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो तुम बहुत जल्दी दोबारा माँ बन जाओगी और देखना तुम्हें बेटा ही होगा। उनकी बातें आभा के जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कने का काम कर रही थी, लेकिन वो खुद इस वक्त इतनी ज़्यादा तकलीफ में थी कि और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। और यूं ही लगभग से 2 दिन बीत गए थे। शारदा जी अभी भी हॉस्पिटल में थी। वो बस कुछ देर के लिए घर पर आती और फिर वापस हॉस्पिटल आ जाती। स्नेहा अंगद का बदलता हुआ बिहेवियर देख सकती थी। पहले तो अंगद ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन बार बार पूछने पर अंगद ने स्नेहा को सब कुछ बताया था। और जब से स्नेहा को आभा के बारे में पता चला था वो बहुत मायूस हो गई थी, इसलिए अंगद उसे कुछ बताना नहीं चाहता था। जब से स्नेहा को आभा के बारे में पता चला था तब से वो काफ़ी बार हॉस्पिटल जा चुकी थी, लेकिन अंगद हर वक्त उसके आसपास रहता था। वहाँ पर सुमित्रा जी भी थी, इसलिए वो स्नेहा को वहाँ पर अकेले रहने नहीं दे सकता था। स्नेहा जो पानी पी रही थी वो भी अंगद की निगरानी में, इसलिए सुमित्रा जी को अभी तक उसके खिलाफ कुछ भी करने का मौका नहीं मिला था। और अब फाइनली 2 दिन बाद आभा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था। स्नेहा अंगद के साथ खड़ी थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हम थोड़ी देर के लिए मित्तल मेंशन जा सकते हैं अंगद जी? आभा भाभी घर जाएंगी तो शायद उन्हें मेरी ज़रूरत। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, हम मित्तल मेंशन ही जा रहे हैं स्नेहा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन शायद तुम्हारा भी वहाँ पर होना ज़रूरी है। उसकी बात पर स्नेहा सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। मित्तल मेंशन सब लोग हाल में खड़े थे और सबकी नज़रें अंगद की तरफ उठी हुई थी। स्नेहा भी अंगद के साथ ही खड़ी थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि अंगद ने सबको वहां पर क्यों रोका हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही ध्रुव आभा को लेकर मित्तल मेंशन पहुंचा था और उसी वक्त अंगद और स्नेहा भी वहां पर आए थे, लेकिन ध्रुव आभा को लेकर अपने रूम में जाता उससे पहले ही अंगद ने उसे हाल में रुकने के लिए बोल दिया था। ध्रुव अंगद की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ अंगद, तुम क्या कहना चाहते हो? अंगद ने एक गहरी सांस ली और ध्रुव और आभा के पास आया। वो आभा की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ इस वक्त ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। मैं जो बातें आपको कहने जा रहा हूँ वो आपकी तकलीफ को और भी कई गुना बढ़ा देंगी, लेकिन अब मैं इन बातों को आपसे छुपा नहीं सकता। यहाँ खड़े ऑलमोस्ट लोगों को उन बातों के बारे में पता है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता वक्त आ गया है कि सबको सब कुछ पता चल जाए। उसकी बातों से ध्रुव के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो जल्दी से बोला, साफ साफ कहो ना अंगद, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी पार्किंग एरिया में एक गाड़ी और आकर रुकी, जिसमें से सुमित्रा जी बाहर निकली और तेज कदमों से अंदर की तरफ आई। जैसे ही उन्होंने सबको हॉल में इकट्ठा होते हुए देखा वो हड़बड़ाकर बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? चलो आभा, जल्दी से तुम अपने रूम में चलो, तुम्हारा रेस्ट करना ज़रूरी है। ये बोलकर वो आभा के करीब आई और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगी। अंगद की नज़रें सुमित्रा जी पर थी और उसकी नज़रें भी काफ़ी कुछ बोल रही थी। आभा सुमित्रा जी के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस तरह से सुमित्रा जी ने उसे खींचा वो खुद ब खुद एक कदम आगे हो गई थी। सुमित्रा जी आभा को तुरंत वहां से लेकर जाना चाहती थी, लेकिन तभी ध्रुव ने अंगद की तरफ देखा जो अपनी गहरी निगाहों से सुमित्रा जी को ही देख रहा था। और अब उसने जल्दी से आभा का हाथ पकड़ लिया और फिर अंगद की तरफ देखते हुए बोला, क्या ये बात मॉम के बारे में है? अंगद ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और दूसरे ही पल ध्रुव ने अब आभा का हाथ सुमित्रा जी से छुड़ा लिया था। सुमित्रा जी गुस्से से बोली,
मैं कह रही हूँ ना, तुम लोग मेरे साथ अंदर चलो। कोई भी कुछ भी फालतू बकवास करेगा तो क्या तुम लोग उसकी बात मान लोगे? मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम लोगों को सिर्फ मेरी बात माननी होगी। ध्रुव अंगद की तरफ देखते हुए बोला। बताओ अंगद, तुम क्या बताना चाहते हो? सुमित्रा जी चिल्लाकर बोली। तुम अंगद से क्या बात कर रहे हो? यहाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी बात का जवाब तुम क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने कहा ना तुम दोनों अंदर चलो, तो बस तुम दोनों मेरे साथ अंदर चलो। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से आभा का हाथ पकड़ने को हुई, लेकिन इस बार ध्रुव आभा के आगे आकर खड़ा हो गया और उनकी तरफ देखते हुए बोला। जब तक अंगद अपनी बात खत्म नहीं कर लेता तब तक यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। अंगद ने सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए कहा। आप बेशक से जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए मिसेस सुमित्रा मित्तल, लेकिन आज आप मुझे चुप नहीं करवा पाएंगी। मैंने कहा था ना आपसे, जब तक बात मेरी है तब तक मैं चुप रहूंगा, लेकिन जब बात मेरे अपनों की आई तो अंगद मित्तल बोलेगा और सबको सुनना भी पड़ेगा। ध्रुव का दिल बैठने लगा था। आभा की आंखों से भी आंसू आ गए थे और अब अंगद आभा के बिल्कुल करीब हुआ। उसने आभा का चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, आप उम्र में मुझसे छोटी हैं लेकिन रिश्ते में बड़ी हैं। आप मेरी भाभी हैं, भाभी जो माँ समान होती है। एक औरत को माँ बनने के लिए बच्चा पैदा करना ज़रूरी नहीं है। अगर उसके अंदर ममता है तो वो कभी भी माँ बन सकती है। लेकिन कई बार एक औरत माँ बनकर भी माँ नहीं बन पाती और ऐसी औरतें कई बार दूसरों से भी माँ बनने का हक छीन लेती हैं। उसकी बात पर आभा का दिल धक सा रह गया। एक पल के लिए वो पूरी तरह सुन्न हो गई थी और ध्रुव चिल्लाकर बोला, क्या कह रहे हो तुम अंगद? तुम होश में तो हो ना? अंगद ने आभा का चेहरा अपने हाथों से छोड़ा और ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ भाई। आभा भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ वो बोलकर वो चुप हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। वो बेशक से खुद को जितना मर्जी रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन तनुश्री और उसके साथ हुआ हादसा बार बार उसकी आंखों के सामने आ ही जाता था और अब ध्रुव और आभा की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। शारदा जी तुरंत आगे आई और उन्होंने अंगद के कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोली, आभा के साथ जो कुछ भी हुआ क्या इसमें सुमित्रा का हाथ है? क्या उसने ही? उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही पिया बोली, उन्होंने वो चाय स्नेहा भाभी के लिए रखवाई थी, उसमें मिसकैरेज की गोलियां थी और वो चाय गलती से स्नेहा भाभी की जगह आभा भाभी ने पी ली तो उनके साथ ये हादसा हो गया। पिया की बात सुनकर स्नेहा की धड़कन जैसे रुक गई थी। उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगा था जब आभा ने उसे बताया था कि उसने स्नेहा के लिए रखी हुई चाय पी ली और स्नेहा हंसकर बोल रही थी कि अच्छी बात है उसने चाय पी ली। अंगद को उसका चाय पीना वैसे भी पसंद नहीं आता। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। बेशक से उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे आभा के साथ जो कुछ भी हुआ हो वो सब उसकी ही गलती हो। वहीं आभा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन अब अचानक से ही वो हंसने लगी थी। उसे हंसते हुए देख सबकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि वो हंसना कहीं से भी हंसना बिल्कुल नहीं था। जब एक इंसान ऐसी तकलीफ में हो कि उसके आंसू भी उसकी आंखों से बहना बंद कर दे, तब उसे हंसी ही तो आती है। हंसी जो खुद पर आती है, अपनी किस्मत पर आती है। उसे हंसते हुए देख ध्रुव ने जल्दी से उसे कंधों से कसकर थाम लिया। इस वक्त उसका खुद का दिल बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी माँ ने ही उसके होने वाले बच्चे की हत्या की है, उनकी खुशियों को बर्बाद कर दिया। ये बात उसके लिए एक ऐसा कड़वा जहर का घूंट था जिसे ना वो निगल पा रहा था और ना ही उगल पा रहा था। आभा के कंधे पर रखे हुए उसके हाथ भी बुरी तरह से कांप रहे थे और आभा ने उसके हाथों को अपने कंधे से हटाया और सुमित्रा जी के आगे आकर खड़ी हुई। वो हंसते हुए बोली, आपको पता है आज पहली बार मुझे मेरी तकलीफ से खुशी हो रही है। जानती हैं क्यों? क्योंकि कम से कम मेरी वजह से स्नेहा तो आपकी घटिया हरकतों से बच गई, वरना अगर मेरी जगह आपकी वजह से उसकी कोख उगड़ जाती तो आपके इस गुनाह का भार सारी जिंदगी मुझे भी अपने सीने पर महसूस होता। उसकी बातें सुनते हुए स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी थी। अब हम मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो सोच लूंगी कि मेरे हिस्से वो खुशी आई ही नहीं थी। शादी को 5 साल हो गए हैं, 5 साल से भगवान ने मुझे बच्चा नहीं दिया, तो आगे के साल भी मैं उसे भगवान की मर्जी को मानकर काट लेती। लेकिन अगर आपकी वजह से स्नेहा की कोख उजड़ जाती तो मेरे लिए एक सांस लेना भी मुश्किल हो जाता,
क्योंकि ये सब कुछ आप हम लोगों के लिए ही तो कर रही थी ना। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। ध्रुव भी आभा के पीछे आकर खड़ा हुआ और सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोला, अगर माँ आप जैसी होती है ना माँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आभा कभी माँ बने। सुमित्रा जी गुस्से से बोली, तुम मुझे ये सब कुछ कह रहे हो ध्रुव? क्या तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि मैं सब कुछ किसके लिए किया? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं तो स्नेहा। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही शारदा जी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचा और फिर अगले ही पल जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर जड़ दिया। और इतना ही नहीं, जितने में सुमित्रा जी संभलती उतने में शारदा जी एक और थप्पड़ उनके गाल पर जड़ चुकी थी। सुमित्रा जी के दोनों गाल एकदम पूरी तरह से लाल हो गए थे। ध्रुव ने आभा को अपनी बाहों में समेट लिया था। शारदा जी चिल्लाकर बोली, कितनी घटिया हो तुम सुमित्रा, और कितनी शान से कह रही हो तुम कि तुम आभा को नहीं बल्कि स्नेहा को वो दवाइयाँ देना चाहती थी। तुम्हें ये बात कहते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? क्या आभा और क्या स्नेहा, वो दोनों ही इस घर की बहुएं हैं। इस घर की बहुएं होने से पहले वो एक इंसान है, एक होने वाली माँ है। तुम एक माँ से उसका बच्चा कैसे छीन सकती हो सुमित्रा? कैसे कर सकती हो तुम ये घिनौना पाप? ये करते हुए तुम्हारे हाथ कांप नहीं रहे थे क्या? तुम्हारे मन ने तुम्हें धिक्कारा नहीं क्या? तुम्हें एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि तुम गलत कर रही हो? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ये बोलते हुए उनकी खुद की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। सुमित्रा जी नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी और गुस्से से उनकी तरफ देख रही थी। ध्रुव उनकी तरफ देखते हुए बोला, जब अंगद इस घर को छोड़कर गया था तो मुझे उसका इस घर से जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने इस घर से जाकर कितना सही फैसला लिया था। अगर वो इस घर में रहते तो ये हरकत जो आपने आभा के साथ अब की है, वो आप ना जाने कभी स्नेहा के साथ कर चुकी होती। शुक्र है उस भगवान का जो अंगद बहुत पहले उसे इस घर से लेकर चला गया। पर मैं ये चीज़ नहीं कर पाया, पर इसका मतलब ये नहीं जो मैंने पहले नहीं किया वो मैं अब नहीं करूँगा। चलो आभा, अब इस घर में हम नहीं रहेंगे। ये बोलते हुए उसने आभा के हाथ को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया था। सुमित्रा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शारदा जी भी हैरानी से ध्रुव की तरफ देख रही थी। वो पहले अपने एक बेटे को खुद से दूर होते हुए देख चुकी थी। अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने और बच्चों को खुद से दूर जाते हुए देखें। वो जल्दी से ध्रुव का हाथ पकड़कर बोली, नहीं ध्रुव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ध्रुव भी तकलीफ भरी आवाज़ में बोला, लेकिन सॉरी बड़ी माँ, मैं यहाँ पर भी नहीं रह सकता, खासकर तब जब तक ये औरत इस घर में है। उसके मुंह से अपने लिए ये औरत सुनकर सुमित्रा जी बस उसकी तरफ देखती रह गए। धीरज जी और किशोर जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब धीरज जी आगे आए और बोले, बस बहुत हुआ ये सब ड्रामा, अब कोई इस घर से नहीं जाएगा। अगर किसी को इस घर से जाना ही है तो वो कोई और नहीं, खुद सुमित्रा होंगी। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो लोग किसी भी वक्त सुमित्रा को हिरासत में लेने के लिए आते होंगे। आज का पार्ट आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि आभा बहुत ही अच्छी है, उसके साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहानी क्या, रियल लाइफ में भी बहुत बार अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ